प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभातम। संस्कृत प्रज्ञा क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए हम भूमिका पाठ में चलते हैं। हिंदी गद्य के जो प्राचीनतम प्रयोग राजस्थानी ब्रजभाषा में मिलते हैं, इसी का अध्ययन है हमारा। राजस्थानी गद्य हमें 10वीं शताब्दी के दान पत्रों, देखिए प्रश्न यहाँ भूमिका से पूछे जाएंगे बोर्ड में, इसको अन्यथा मत लीजिएगा, जरूर पढ़ करके जाएं कि हिंदी गद्य का प्राचीनतम प्रयोग किस भाषा में मिलते हैं। तो प्रश्न है आपका, उत्तर हो जाएगा राजस्थानी और ब्रजभाषा में मिलते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है आपका, हिंदी गद्य के प्राचीनतम प्रयोग किस भाषा में मिलते हैं। तो उत्तर आपका ये रहेगा राजस्थानी ब्रजभाषा, यानी हिंदी गद्य के प्राचीनतम प्रयोग राजस्थानी ब्रजभाषा में मिलते हैं। राजस्थानी गद्य में उसकी समय से में क्या 10वीं शताब्दी के दान पत्रों, पट्टे, परवानों, टीकाओं व अनुवाद ग्रंथों में देखने को मिलता है। राजस्थानी ब्रजभाषा कहाँ में देखने को मिलता है। तो राजस्थानी गद्य में 10वीं शताब्दी के दान पत्रों में मिलेगा, पट्टे परवानों में मिलेगा, टीकाओं व अनुवाद ग्रंथों में देखने को मिलता है। ब्रजभाषा के गद्य का सूत्रपात कब हुआ। तो यह संवत 1400 विक्रम के आसपास हुआ है। ये प्रश्न यहाँ से बनेंगे, ब्रजभाषा गद्य का विकास का सूत्रपात कब हुआ। तो यह ब्रजभाषा के गद्य का सूत्रपात संवत 1400 विक्रम के आसपास हुआ। कृष्ण भक्ति धारा के कवियों तथा भक्तों ने उसके विकास और संवर्धन में विशेष योगदान दिया था। 17वीं शताब्दी तक लिखी हुई जो रचनाएं उपलब्ध हैं, उनमें गोस्वामी विट्ठलनाथ का श्रृंगार रसमंडन, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये आपका खंड है। यहाँ से प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं इस चैप्टर से, इसको पढ़ करके ज़रूर जाइएगा। बोर्ड परीक्षा में ये रचनाएँ पूछी जाती हैं। गोस्वामी विट्ठलनाथ की रचना है तो श्रृंगार रसमंडन, यह प्रश्न बना दिया गया श्रृंगार रसमंडन किसकी रचना है। तो भैया गोस्वामी विट्ठलनाथ जी की रचना है। गोकुल जी की क्या है, 84 वैष्णवन की वार्ता, ये देखिए ये प्रश्न बनते हैं। 252 वैष्णवन की वार्ता और नाभादास जी का अष्टयाम नाभादास की रचना है अष्टयाम। तो ये इतने इम्पॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से बनेंगे कि ये आना तय है। संस्कृत गद्य साहित्य के इतिहास में ये सब आना है। और ये मत सोचिए कि ये नहीं आएंगे, प्रश्न यहीं से बनते हैं विद्यार्थियों। इसको ऐसे फिजूल में मत लेना कि ये अपना वीडियो बनाने के चक्कर में लगे हैं। वीडियो तो हम बना ही रहे हैं, वो तो सत्य है, किंतु यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसको आप पढ़िएगा ज़रूर, अपने साथियों को पढ़ाइएगा और इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा अपने साथियों को, ताकि वो भी लाभान्वित हों। देखिए परोपकार करना चाहिए, परोपकार करने से आपकी यश की वृद्धि होती है। तो ये मेरा यश नहीं करेंगे आप, मेरे ऊपर कृपा नहीं कर रहे हैं, केवल इस वीडियो को अपने साथियों को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। यहाँ से प्रश्न बनते हैं, निश्चित है और आएगा कि भैया 252 वैष्णव की वार्ता किस रचनाकार हैं। तो भैया गोस्वामी गोकुलनाथ जी हैं। 84 वैष्णवन की वार्ता गोकुलनाथ जी हैं, है ना। नाभादास जी की रचना क्या, अष्टयाम किसकी रचना, नाभादास की रचना क्या, अष्टयाम। ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है और ये इसको आप गांठ बांध लीजिए। अष्टयाम, नाभादास का अष्टयाम। बैकुंठ मणि शुक्ल का अगहन महात्म इसमें बताया गया है, और वैशाख महात्म। बैकुंठ मणि शुक्ल की रचना क्या है, अगहन महात्म और वैशाख महात्म। तथा लल्लू लालकृत माधव विलास, लल्लू लालकृत क्या है, माधव विलास। ये प्रश्न बहुत ही पूछे जाते हैं, आएंगे, श्योर है, इसको आप निश्चित कर लीजिए।
और पढ़ करके ज़रूर जाइएगा, पढ़िए। विशेष रूप से उल्लेखनीय है, इन्हीं के साथ टीकाओं की परंपरा भी चलती रही है। खड़ी बोली गद्य के प्रथम दर्शन अकबर के दरबारी कविगंग द्वारा लिखित चंद छंद वर्णन की महिमा। देखिए भैया, ये रचना जो है बहुत पूछे जाते हैं। खड़ी बोली गद्य के प्रथम कवि, खड़ी बोली गद्य के प्रथम कवि कौन है? तो भैया हैं दरबारी कवि गंग। कौन है? अकबर के दरबारी कवि गंग। ये अकबर के दरबारी कवि, राज दरबार में रहने वाले कवि हैं गंग। उनके द्वारा लिखित रचना क्या है? चंद छंद वर्णन की महिमा। ये बहुत आता है नामक एक ग्रंथ। और फिर कुतुब शतक उन्होंने लिखा है, तथा स्वामी प्राणनाथ के ग्रंथों में होते हैं, परंतु उसका वास्तविक प्रादुर्भाव कई सौ वर्षों बाद 19वीं शताब्दी से ही मानना चाहिए, जब उसकी क्रमबद्ध परंपरा स्थापित हुई। 19वीं शताब्दी के कुछ पूर्व ही उस धारा के आगमन के संकेत हमें मिलने लगते हैं। ये आरंभिक प्रयोग 18वीं सदी के मध्य और उत्तरार्ध में राम प्रसाद निरंजनीकृत योग वशिष्ठ किसकी रचना है? योग वशिष्ठ किसकी रचना है? तो प्रिय विद्यार्थियों, ये राम प्रसाद निरंजनी की योग वशिष्ठ। दौलत राम ने क्या लिखा है? पद्म पुराण की भाषा अनुवाद। मथुरा नाथ शुक्ल ने क्या लिखा? पंचांग दर्शन। मुंशी सदा शुक्लाल ने क्या लिखा? सुख सागर। इंसाल्लाह खां की रानी केतकी की कहानी, लल्लू लाल का प्रेम सागर, सदल मिश्र का नासतोबाख्यान आदि ग्रंथों में मिलते हैं। खड़ी बोली। देखिए भैया, बहुत ही इन रचनाओं को आप पता होना चाहिए, इनके कृतिकार कौन हैं, इनकी कृति क्या है। जैसे चंद छंद वर्णन की महिमा गंग की रचना है, कुतुब शतक गंगा जी की रचना है, और पद्म पुराण किसकी रचना है? दौलत राम की है। राम प्रसाद निरंजनी की क्या है? भाषा योग वशिष्ठ है ना। और मथुरा नाथ का शुक्ल पंचांग दर्शन, लल्लू लाल प्रेम सागर, इंसाल्लाह खां रानी केतकी की कहानी ये, और सदल मिश्र क्या? नासकोतोपाख्यान। ये ग्रंथ हैं, ये बहुत पूछे जाते हैं। खड़ी बोली को एक साथ बढ़ाने के महत्वपूर्ण कार्य के लिए अंतिम 4 लेखकों, ये देखिए भैया, सदा शुक्लाल, इंसाल्लाह खां, लल्लू लाल और सदर मिश्र। इंसाल्लाह खां की क्या है? इंसाल्लाह खां की कहानी का नाम क्या है? इसमें देखिए, आइए चलते हैं। और रानी केतकी की कहानी ये इंसाल्लाह खां की ही तो है। और प्रेम सागर क्या है? प्रेम सागर किसने लिखा है? लल्लू लाल ने लिखा है। पंचांग दर्शन मथुरा नाथ ने लिखा है। तो भैया सदा शुक्लाल की रचना है सुख सागर। सदा शुक्लाल की रचना क्या है? सुख सागर। इंसाल्लाह खां की रचना क्या है? रानी केतकी की कहानी, ये आपकी हो गई। लल्लू लाल ने क्या लिखा है? प्रेम सागर। और सदल मिश्र ने क्या लिखा है? नासिकोत्तोपाख्यान। ये नासिकोत्तोपाख्यान। ये चारों लेखकों की रचनाओं के नाम आपको क्रम से आपको याद होना चाहिए। मुंशी सदा शुक्लाल का गद्य पुराने कथावाचकों जैसा पंडिताउपन लिए हुए था। लल्लू लाल की भाषा पर ब्रजभाषा का प्रभाव था। सदल मिश्र का गद्य अपेक्षाकृत अधिक स्वस्थ संयत था, पर पूर्वी प्रयोगों की अधिकता का दोष उनकी भाषा में भी था। इंसाल्लाह खां की भाषा में ठेठ खड़ी बोली के दर्शन होते हैं। ये आपकी किताब का है स्क्रीनशॉट, आपकी किताब में पढ़ा रहा हूँ, अपनी तरफ से कुछ नहीं है, ना मैं इतना काबिल ही हूँ कि आपको बिना किताब के पढ़ा दूँ। उसमें ना तो विदेशी शब्दों का प्रयोग हुआ है और ना संस्कृत और ब्रजभाषा आदि के शब्दों का। उसमें गंभीरता की कमी और पदात्मकता की गंध मिलती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इंसाल्लाह खां की भाषा को रंगीन और चुलबुली कहा है। देखिए प्रश्न बन रहा है,
आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इंशाअल्लाह खां की भाषा को क्या कहा है? रंगीन और चुलबुली। रंगीन और चुलबुली भाषा किसकी है? तो इंशाअल्लाह खां की है। ठीक, रंगीन और चुलबुली परिभाषा किसने दी है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दी है। तो इस तरह के प्रश्न बनते हैं, उसी प्रश्न को उत्तर बना देते हैं और उत्तर को प्रश्न बना देते हैं। ये प्रश्न पत्र निर्माता के ऊपर निर्भर करता है कि वो किस भांति आपसे प्रश्न पूछता है। खड़ी बोली गद्य के प्रसार में पादरियों का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा। उन्होंने बाइबल का खड़ी बोली में अनुवाद कराया और उसे उत्तर भारत के विभिन्न स्थानों में वितरित कर अपने धर्म के साथ ही हिंदी का भी प्रसार किया। आगे चलकर आर्य समाज के आंदोलन से भी हिंदी प्रसार को अपूर्व शक्ति मिली। स्वामी दयानंद ने अपने सत्यार्थ प्रकाश की रचना में ही किए थे। देखिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है, सत्यार्थ प्रकाश, ये सत्यार्थ प्रकाश किस रचना है? तो भैया स्वामी दयानंद जी की रचना है। स्वामी दयानंद सरस्वती जी की रचना है सत्यार्थ प्रकाश। किसकी रचना है? सत्यार्थ प्रकाश, स्वामी दयानंद जी की। स्वामी दयानंद की रचना है सत्यार्थ प्रकाश। तो भैया आपके एक लाइन वाले में प्रश्न आ सकता है और बहुविकल्पीय जो 20 क्वेश्चन बनते हैं उसमें भी आपसे पूछा जा सकता है कि सत्यार्थ प्रकाश के रचनाकार हैं। 4 विकल्प दे दिए, स्वामी दयानंद, स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, ऐसे दे देंगे 4 नाम। अब आपको पता है तो कर ले जाएंगे, नहीं पता नहीं कर पाएंगे। 1 नंबर कर लिया तो आपको मिला, गलत हो गया तो गया। 19वीं शताब्दी के मध्य में 2 और लेखक सामने आए। देखिए कौन कौन? राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद, इनका उपनाम है सितारे हिंद, राजा शिवप्रसाद। सन 1823 और 1895 इनकी जन्मतिथि अवसान तिथि है। हिंदी गद्य का अरबी फारसी मिश्रित रूप प्रतिष्ठित करना चाहिए। हिंदी गद्य का अरबी फारसी के शब्द जो है वो मिलाना चाहिए, उसको मिश्रित करना चाहिए, यानी मिलाना चाहिए। कौन? राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद। और इसके विरुद्ध राजा लक्ष्मण सिंह सन 1826 और 1896 इन लोगों की जन्मतिथि और मृत्यु है, ने विशुद्ध संस्कृत गर्भित हिंदी गद्य को प्रश्रय दिया। उन्होंने उर्दू अंग्रेजी के दैनिक व्यवहार में प्रचलित शब्दों तक को अपनी भाषा से दूर रखा। इसके अतिरिक्त आगरा की बोली का प्रभाव भी उनकी भाषा पर कम नहीं था। इसी समय देश के क्षितिज पर भारतेंद्र हरिश्चंद्र 1850 में जन्म हुआ और 1885 में इनकी अवसान तिथि, निर्वाण तिथि, स्मरण निर्वाण तिथि, प्रस्थान स्वर्गलोक। तो 1850 में इनका जन्म हुआ और 1835 बताइए कितनी अल्प आयु इनकी थी। तो भारतेंद्र ने अपनी अनोखी प्रतिभा और महान व्यक्तित्व से तत्कालीन समाज को अद्भुत रूप से प्रभावित किया। उन्होंने पूर्ववर्ती लेखकों की एकांकिकता और भाषा संबंधी दोषों से बचाते हुए हिंदी गद्य का स्वच्छ, संतुलित और शिष्ट रूप सामने रखा। उन्होंने संस्कृत के सरल शब्दों को लेने के साथ साथ सर्वसाधारण में प्रचलित विदेशी शब्दों को भी ग्रहण किया। तद्भव और देशज शब्द तो थे ही, इसके अतिरिक्त कहावतों और मुहावरों के प्रयोग से उन्होंने भाषा को सजीवता प्रदान की। किसने? राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद और राजा लक्ष्मण सिंह, इनकी बात हो रही है। और भारतेंद्र बाबू हरिश्चंद्र 1850-1835, याद रखिएगा भारतेंद्र बाबू हरिश्चंद्र के बारे में। इसके अतिरिक्त कहावतों और मुहावरों के प्रयोग से उन्होंने भाषा को सजीवता प्रदान की। भारतेंद्र बाबू हरिश्चंद्र ने, उनके नेतृत्व में हिंदी साहित्य को नए क्षितिज प्राप्त हुए। वे वस्तुतः आधुनिकता के जनक थे। कौन? भारतेंद्र बाबू हरिश्चंद्र। ललित साहित्य की अनेक विधाओं के अतिरिक्त उपयोगी साहित्य के अंतर्गत आने वाले विभिन्न विषयों की ओर भी उनकी दृष्टि गई।
ये उन्हीं की प्रेरणा थी कि खड़ी बोली हिंदी की बाल्यावस्था में ही इतिहास, भूगोल, विज्ञान, धर्म, पुराण, उपन्यास, नाटक, निबंध, पुरातत्व आदि ना जाने कितने विषयों की और हिंदी के लेखक प्रवृत्त हुए। भारतेंद्र एक व्यक्ति नहीं वरन संस्था थे। देखिए बताया जा रहा है कि भारतेंद्र जी एक व्यक्ति नहीं थे बल्कि एक पूरा वो संस्था थे। संस्था में भैया बहुत से लोग काम करते हैं, अकेले में वो संस्था थे। उन्होंने कितने ही लेखकों को जन्म दिया जिनमें प्रमुख हैं श्रीनिवास दास 1851-1887, बालकृष्ण भट्ट 1844 से 1914, प्रताप नारायण मिश्र देखिए 1856 इनकी जन्म तिथि है और 1894 इनकी निर्माण तिथि है। राधा कृष्ण दास 1865 इनका जन्म तिथि है DOV और 1907 इनकी निर्माण तिथि है। कार्तिक प्रसाद खत्री 1851 1904, राधाचरण गोस्वामी का जन्म 1850 1925 में इनकी देहावसान हुआ, निर्माण तिथि है। बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन 1855 में इनका जन्म हुआ और 1923 ईस्वी में इनकी निर्माण तिथि है। आदि भारतीय युग का गद्य अत्यंत सजीव है। देखिए ये भैया भारतीय युग के भी कवि इनको लिया जा सकता है, लेखक माना जा सकता है। इसको श्रीनिवास दास को, बालकृष्ण भट्ट हैं, प्रताप नारायण मिश्र हैं, राधा कृष्ण दास हैं, कार्तिक प्रसाद खत्री जी हैं, राधाचरण गोस्वामी हैं, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन हैं। ये भारतीय युग के लेखक हैं, कवि हैं। समझ रहे ना। प्रश्न बनता है भारतीय युग के किन्हीं दो कवि लेखकों के नाम बताइए। भारतीय युग के किन्हीं दो लेखकों के नाम लिखिए। भैया आप लिख दीजिए श्रीनिवास दास एक, बालकृष्ण भट्ट दूसरे हो गए, फिर दो आप और ले लीजिए प्रताप नारायण मिश्र, राधा कृष्ण दास, कार्तिक प्रसाद खत्री, राधाचरण गोस्वामी, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन। ये भैया भारतेंद्र युग के लेखक हैं। पूछा जाता है कि भारतेंद्र युग के लेखकों के नाम बताइए, लिख दीजिए जो आता है। दो पूछ रहा है, दो लेखकों का नाम लिखिए। एक लेखक का नाम पूछ रहा है, एक का लिखिए। संख्या पूछ रहा है तो संख्या में दीजिए, नहीं जी लेखकों पूछ रहा है 4-5 लिख दीजिए जो आपको पता है, ले लीजिए नंबर ईमानदारी से। इस युग के लेखों में अपनी भाषा, अपनी जात और अपने राष्ट्र के उत्थान के लिए बड़ी अकुलाहट थी और उन्होंने नव युग की इस नई लहर को घर घर पहुंचाने का अथक प्रयास किया था। भारतीय युग के बाद 20वीं शताब्दी में जिस एक व्यक्ति ने हिंदी गद्य के निर्माण व प्रसार के लिए सर्वाधिक स्तुत्य कार्य किया उसका नाम महावीर प्रसाद द्विवेदी। देखिए हिंदी गद्य के सर्वाधिक प्रसाद द्विवेदी युग, इनके नाम से द्विवेदी युग पड़ा। भारतेंद्र जी के नाम से भारतेंद्र युग। इंडियन प्रेस प्रयाग से सरस्वती मासिक पत्रिका का प्रकाशन हिंदी में किया इन्होंने। किसने? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी इससे यशस्वी संपादक थे। किसके? सरस्वती मासिक जो पत्रिका चलती थी। ये प्रश्न आता है कि सरस्वती पत्रिका के संपादक का नाम बताओ। सरस्वती पत्रिका के संपादक, तो विद्यार्थियों मेरे साथियों ये हैं आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। किसके संपादक? सरस्वती पत्रिका के संपादक। कहाँ से प्रकाशित होती थी? तो प्रयाग से। किस प्रेस से? इंडियन प्रेस से। ये प्रश्न बनते हैं, प्रश्न पूछे जाएंगे, आएंगे। यहाँ तक कि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका कहाँ से? इंडियन प्रेस। TGT LT ग्रेड हिंदी वाले परीक्षार्थियों को लिए भी पूछा जाता है। इस पत्रिका के माध्यम से द्विवेदी जी ने भाषा के परिमार्जन का पूर्व कार्य संपन्न किया। द्विवेदी युग के प्रवर्तक भी यही हैं। उनकी प्रेरणा और निर्देश से ललित और उपयोगी दोनों प्रकार का साहित्य विपुल परिणाम में लिखा गया है। सरस्वती ने हिंदी भाषा का एक स्तर प्रतिष्ठित किया। भाषा के शब्द भंडार की वृद्धि के साथ साथ उस अभिव्यंजना शक्ति की अभिवृद्धि हुई। विविध प्रकार की शैलियों के जन्म के साथ साथ गद्य के रूप में भी विकास हुआ। उपन्यास साहित्य में देवकी नंदन खत्री के चमत्कार प्रधान तिलस्मी उपन्यासों की परंपरा से हटकर
मानव चरित्र की ओर युग के रचनाकार सचेष्ट हुए, जैसे जासूसी, सामाजिक, ऐतिहासिक, पौराणिक, चरित्र प्रधान, भाव प्रधान सभी प्रकार के उपन्यास युग में लिखे गए। उपन्यास देखिए, कुछ ऐसे उपन्यास हैं जो जासूसी पर लिखे गए हैं, कुछ सामाजिक हैं, कुछ ऐतिहासिक उपन्यास, कुछ पौराणिक उपन्यास हैं, कुछ चरित्र प्रधान उपन्यास हैं, कुछ भाव प्रधान हैं। इस विधा पर उपन्यास लिखे गए हैं। द्विवेदी युग के उपन्यासकारों में किशोरी लाल गोस्वामी, देखिए द्विवेदी युग के 2 उपन्यासकार पूछ लिया गया तो किशोरी लाल गोस्वामी, गोपाल राम गहमरी, बिंद्रावन लाल वर्मा, विशंबर नाथ कौशिक और चतुर सेन शास्त्री उल्लेखनीय हैं। किस युग के हैं भैया? तो ये द्विवेदी युग के हैं और उपन्यासकार हैं कौन कौन? किशोरी लाल गोस्वामी, ये गोपाल राम गहमरी, बिंद्रावन लाल वर्मा, विशंबर नाथ कौशिक और चतुर सेन शास्त्री, ये जो हैं द्विवेदी युग के प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं। आचार्य मार्ग प्रसिद्ध जो युग में पढ़ा, तो इस युग के क्या हैं? ये उपन्यासकार हैं। पूछ लिया द्विवेदी युग के 2 उपन्यासकारों के नाम बताइए, तो भैया किशोरी लाल गोस्वामी और गोपाल राम गहमरी को लिख दो, या बिंद्रालाल वर्मा जी को लिख दो, विशंबर नाथ कौशिक जी को बता दो, चतुर सेन शास्त्री को बता दीजिए। तो ये द्विवेदी युग के उपन्यासकार हुए कि नहीं हुए? कहानी का तो जन्म ही सरस्वती से हुआ है। देखिए, कहानी विधा, हिंदी गद्य की विधा है कहानी, उपन्यास, निबंध, ये सब हिंदी गद्य की विधाएं हैं। पहले अंग्रेजी और संस्कृत साहित्य की प्रसिद्ध कृतियों के कहानी रूपांतर सरस्वती में प्रकाशित हुए। इसके बाद हिंदी की मौलिक कहानी का जन्म लिया और धीरे धीरे घटना प्रधान, चरित्र प्रधान, वातावरण प्रधान, फिर भाव प्रधान, भावना प्रधान कहानियाँ प्रकाश में आई। प्रसाद, कौसुक, चंद्रधर शर्मा गुलेरी और सुदर्शन इस युग के प्रतिनिधि कहानीकार हैं। किस युग के? द्विवेदी युग के कहानीकार हैं भैया। कौन कौन? ये जयशंकर प्रसाद जी हैं, कौशिक, देखिए इस पर वो आ गया है, आपका ब्लैक बोर्ड आ रहा है। तो कौशिक हैं, चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं और सुदर्शन इस युग के क्या हैं? प्रतिनिधि कहानीकार हैं। कौन? प्रसाद जी, जयशंकर प्रसाद, देखिए पेन नहीं ले रहा, जयशंकर प्रसाद हैं, कौशिक जी हैं, चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं और सुदर्शन इस युग के क्या हैं? प्रतिनिधि कहानीकार हैं। द्विवेदी युग के अतिरिक्त माधव मिश्र, गोविंद नारायण मिश्र, पदम सिंह शर्मा कमलेश, सरदार पूर्ण सिंह, श्याम सुंदर दास, मिश्र बंधु, लाला भगवान दीन, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी आदि लेखकों ने योगदान दिया है। पत्रिकाओं में सरस्वती के अतिरिक्त नागरी प्रचारणी पत्रिका, इंदु, माधुरी, मर्यादा, सुधा, जागरण, हंस, है ना, प्रभा, कर्मवीर, विशाल भारत आदि ने हिंदी साहित्य के सर्वोत्मुखी विकास में बहुत बड़ी भूमिका प्रस्तुत की है। ये सब पत्रिकाएं हैं किस युग की? द्विवेदी युग की। द्विवेदी युग की पत्रिका है आपकी सरस्वती, नागरी प्रचारणी पत्रिका, ये भारतीय इंदु, माधुरी, मर्यादा, सुधा, जागरण, हंस, प्रभा, कर्मवीर और विशाल भारत आदि ने हिंदी साहित्य के सर्वोत्मुखी विकास में बहुत बड़ी भूमिका अदा की है। ये सब पत्रिकाएं हैं, पत्रिकाएं हैं। कौन? सरस्वती, नागरी प्रचारणी पत्रिका, इंदु, माधुरी, मर्यादा, सुधा, देखिए ये सब भैया आपकी क्या हैं? पत्रिकाएं हैं। और इन पत्रिकाओं के प्रकाशन करने वाले और किस युग की हैं, ये सब आप जरूर पढ़ के जाएंगे। जैसे आपके सरस्वती पत्रिका है, नागरी प्रचारणी पत्रिका है, इंदु है, माधुरी है, मर्यादा है, सुधा है, जागरण है, हंस, प्रभा है, कर्मवीर भारत है और विशाल भारत, भारत बोल दिए कर्मवीर है वो।
तो ये सब भैया आपको पढ़ करके जाना है। शेष शुक्ल युग यानी छायावादी युग का अध्ययन अगले वीडियो में आपको देंगे, अध्यापन कराएंगे। और विद्यार्थियों, यहाँ से प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं, भूमिका आप जरूर पढ़िएगा। इसीलिए मैं भूमिका में लगा हुआ हूँ कि भैया भूमिका जरूर पढ़िए, चाहे आप हाई स्कूल के परीक्षार्थी हों अथवा हिंदी के टीजीटी, एलटी ग्रेड या किसी अन्य राज्य के प्रतियोगी परीक्षार्थी हों, आपके लिए भी उपयोगी है। पूछ लिया सरस्वती पत्रिका किस युग की है, तो क्या बताएंगे आप? तो इसको पढ़िए जरूर, सबके लिए उपयोगी है, चाहे वो बोर्ड के परीक्षार्थी हों और चाहे वो प्रतियोगी परीक्षार्थी हों, नौकरी की तलाश में हो, चाहे टीजीटी के हों या अन्य किसी राज्य के हों, टीजीटी ग्रेड स्तर के, एलटी ग्रेड के, तो भैया इसको पढ़ना चाहिए आपको। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो प्रिय साथियों इसको आप शेयर ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब कराइएगा। जो भी बोलते हूँ, ज़्यादा अंग्रेजी हमें नहीं आती है, तो इतना आप लोगों से निवेदन है कि शेयर एवं सब्सक्राइब ज़रूर करें और कराएं, ताकि इसका संस्कृत प्रज्ञा का विस्तार हो सके, लोग जान सके कि हाँ कोई ये भी चैनल चलाता है। चलिए, तब शुभकामना के साथ सभी को सादर अभिवादन।